मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सैनिकों को जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां पर उनके साथ इवान नाम का एक लड़का भी होता है, जो कि राजा का बेटा था और उसने नए जमाने के कपड़े पहने हुए थे, जिसे उसके फादर ने मैजिक की मदद से फ्यूचर में भेज दिया था ताकि वो उसके दुश्मनों से सुरक्षित रह सके। फ्यूचर की दुनिया में इवान अनाथ था, लेकिन एक दिन वो अचानक से अपने टाइम यानी कि पास्ट में वापस आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात अपने फादर से होती है, जहां पर इवान और बाकी सैनिकों का सामना एक मॉन्स्टर सर से होता है, जिसका कोई भी शरीर नहीं था। और यहाँ पर काफी मुश्किलों के बाद वो लोग उस मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर फेनिस नाम का योद्धा उस सर को थैली में डालकर वापस अपने राज्य आ जाता है और उसके राज्य का नाम व्हाइट सिटी था, जहां पर हम एक छोटी बच्ची को एक लेडी से सेब चुरा कर खाते हुए देखते हैं और सेब खाते हुए उसे पास में चमकता हुआ फूल दिखाई देता है और वो उस फूल से अट्रैक्ट होकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने पर उसके हाथ पर एक कांटा चुभ जाता है। तभी वो लेडी जिसकी टोकरी से उसने सेब चुराया था वो वहां पर आकर उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है और तभी वो लेडी भी उस फूल से अट्रैक्ट होकर उसे छूने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसे भी वो कांटा लग जाता है। इसीलिए वो उस फूल को तोड़कर उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इवान को दिखाया जाता है, जिसने अपने कमरे में फ्यूचर की बहुत सारी चीजें जैसे कि वॉशिंग मशीन, लाइट बल्ब ऐसी कई चीजें रखी होती है, जिसे चलाने के लिए उसके पास जनरेटर भी था और वो इन चीजों को फ्यूचर में जाकर लाया करता था। जिसके बाद वहां पर बेलिजा नाम की लड़की आकर इवान से बात करने लगती है, लेकिन उसी वक्त एक सैनिक इवान के जनरेटर को शैतान समझकर तोड़ देता है। वहीं हम उस लेडी को उस छोटी बच्ची के साथ देखते हैं, जहां पर उस बच्ची की बॉडी पर कुछ निशान बन रहे थे और बिल्कुल वैसा ही निशान उस लेडी के हाथ पर भी बन रहा था और यह सब कुछ उस फूल के वजह से हो रहा था। फिर अगले सीन में हमें वापस इवान को दिखाया जाता है, जो राजा यानी कि अपने पिता की तलवार से एक पोर्टल बनाकर फ्यूचर की दुनिया में आ जाता है, जहां पर वो एक सुपरमार्केट से नया जनरेटर और बाकी जरूरी चीजें खरीद कर वापस पास्ट में लौट आता है। उधर वो महिला उस बच्ची को लेकर एक जादूगरनी के पास जाती है, जहां पर वो जादूगरनी उस बच्ची की जांच करके बताती है कि इस बच्ची पर शैतान का साया है। यह सुनकर वो लेडी जादूगरनी को भला बुरा कहकर वहां से निकल जाती है। फिर रात के समय वो लेडी और वो बच्ची अपने आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें वो चमकता हुआ फूल मिला था, लेकिन वहां जाने पर वो जादुई पेड़ उसे जकड़ लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा ने एक कंपटीशन रखी थी जिसमें राज्य के सभी लोग अपनी अपनी ताकत और काबिलियत को प्रस्तुत करते थे। तभी फेनिस उस मॉन्स्टर सर को वहां पर लेकर आता है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसके बाद वो इवान को इस कंपटीशन में शामिल होने की चुनौती देता है, जिस पर इवान पहले तो वापस फ्यूचर में जाने की ट्राई करता है, लेकिन उसके फादर की जादुई तलवार अब काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसका जादू खत्म हो गया था। असल में इवान हर रोज फ्यूचर में जाया करता था और इसी वजह से उस तलवार की पावर खत्म हो गई थी। इसीलिए इवान को मजबूरन उस कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है, जहाँ पर वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर दो चुड़ैल आकर राजा से उस जादुई तलवार मांगती है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक के सीन से पता चलता है कि वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि वो लेडी और वो बच्ची थी जिसे जादुई पेड़ ने चुड़ैल बना दिया था। तभी गेलिना नाम की चुड़ैल बारबरा नाम की चुड़ैल से वो तलवार लेकर आने के लिए कहती है और वो खुद राजा के सैनिकों पर जादू करती है, जिससे उस सैनिकों की आंखें गायब हो जाती है और वो अपने ही साथियों से लड़ने लगते हैं। इतने में ही बारबरा एक पक्षी का रूप लेकर उस तलवार को ले लेती है, जिसे इवान अपना मोबाइल फेंक कर मारता है, जिस वजह से बारबरा के हाथ से वो तलवार छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी राजा उस तलवार को उठाकर लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादू खत्म होने की वजह से वो तलवार किसी आम तलवार के जैसी बन गई थी। इसीलिए राजा उस तलवार को इवान को सौंप कर उसकी हिफाजत करने के लिए बोलता है, क्योंकि आज नहीं तो कल उस तलवार की शक्ति जरूर वापस आएगी। जिस पर इवान बेलिजा, फेनिस और उस बूढ़ी जादूगरनी के साथ वहां से भागने लगता है, जो देखकर उस चुड़ैल के साथी उसके पीछे जाते हैं, जिस पर चालाक जादूगरनी सीटी बजाकर अपनी जादुई झोपड़ी को वहां पर बुलाती है। फिर जब चुड़ैल के साथी जैसे ही वहां पर आते हैं तो उन्हें वो झोपड़ी नदी के पानी में तैरती हुई आगे जाती दिखाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि वो सभी लोग उस झोपड़ी के अंदर ही है, लेकिन उस झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। वो सारे लोग नदी के पास एक पेड़ के अंदर छुप गए थे। यहाँ पर इवान उस जादूगरनी से पूछता है कि आखिर वो चुड़ैल कौन थी और उन्हें जादुई तलवार क्यों चाहिए। तभी जादूगरनी बताती है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर एक नेक दिल जादूगर रहा करता था, जो किसी भी चीज को छूकर उसके अंदर जान डाल सकता था। फिर जब एक दिन उसे ऐसा लगा कि वो बूढ़ा हो रहा है और बहुत ही जल्द उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसने अमर होने के लिए इस जादुई तलवार को बनाया और ये वही तलवार थी जो इवान के पास थी। और इस तलवार में सूर्य ग्रहण के समय जादुई हीरा लगाने से वो जादूगर अमर हो जाता है। लेकिन तभी उस जादूगर के कोशी नाम के एक चेले ने उस तलवार की लालच में आकर उस जादूगर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरा दिया और उसे जान से मार दिया। लेकिन वो जादूगर मरने की जगह उस जमीन में दफन रहा और उसके मन में नफरत भर जाने की वजह से वो एक शैतान बन गया और अब उसी शैतान जादूगर को यह तलवार चाहिए। और जब वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर नदी का राजा आ जाता है और वो उन्हें डेडलाइन के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें उस शैतान जादूगर को मारने का तरीका डेडलाइन में ही पता चलेगा। जिस पर वो सभी नदी के राजा के साथ आगे जाकर एक चट्टान पर रुकते हैं
दूसरी ओर वो दोनों चुड़ैल चलने वाली झोपड़ी के अंदर जाकर देखती है, जहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। इसीलिए गेलिना उस झोपड़ी को जलाने का आदेश देती है, लेकिन उसी वक्त एक दूसरी चलने वाली झोपड़ी वहाँ पर आकर उस झोपड़ी को बचाकर ले जाती है। वहीं दूसरी ओर इवान और फेनिस को दो जंजीरें मिलती है, जिनमें से एक जंजीर को फेनिस बड़ी आसानी से उठा लेता है, लेकिन इवान उस जंजीर को नहीं उठा पाता है, जो देखकर वो जादूगरनी अपनी थैली से जादुई फलियां निकालकर खा लेती है, जिस वजह से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाती है। इसीलिए वो दूसरी जंजीर को खींचकर पानी में से बड़ी सी व्हेल को बाहर निकलती है। असल में वो लोग जिस चट्टान पर खड़े थे वो चट्टान व्हेल मछली के ऊपर ही था, जिसके बाद वो व्हेल मछली उन सबको लेकर हवा में उड़ने लगती है और उड़ते हुए वो उन लोगों को डेडलाइन तक पहुंचा देती है। इसी बीच इवान उस जादूगरनी की जादुई फलियां वाली थैली को चुराकर अपने पास रख लेता है और डेडलाइन पहुंचकर उनमें से कुछ फलियां निकालकर खा लेता है, जिस वजह से उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। इसीलिए वो एक बड़े से पत्थर को उठाकर दूसरी ओर फेंककर अपने ताकत का प्रदर्शन करता है। फिर आगे हम उन सभी को एक बोलने वाले पहाड़ के पास देखते हैं, जहाँ पर वो पहाड़ बताता है कि वो सिर्फ उसे ही अंदर जाने देगा जो उसके 3 सवालों का जवाब देगा, वरना वो उसे बर्फ में जमा कर मार देगा। तभी इवान उसे ही अपनी बातों में उलझाकर उसे 3 सवाल ऐसे पूछ लेता है जिसका जवाब उसे पहले से ही पता था। इसलिए वो उस पहाड़ से कहता है कि तुमने मुझे 3 सवाल पूछ लिए, जिसके जवाब भी मैंने दे डाले, इसीलिए मैं किसी और सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जिस पर वो पहाड़ समझ जाता है कि इवान ने उसे बेवकूफ बनाया है। लेकिन अब जबकि उसने तीनों सवालों के जवाब दे दिए थे, इसीलिए वो पहाड़ उसे चमकदार पत्थर देकर अंदर जाने देता है, जिस पत्थर की मदद से इवान किसी भी मरे हुए शख्स को वापस ला सकता था। फिर अंदर जाने पर इवान को उसके फादर मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाता है और पूछता है कि आखिर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, जिस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि गेलिजा ने उसे जान से मार दिया था और इसीलिए वो डेडलाइन यानी कि मुर्दों की दुनिया में आ गए थे। जो पता चलते ही इवान को बहुत ही दुख होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास वो चमकदार पत्थर है, जिसकी मदद से वो अपने फादर को जिंदा कर सकता है। इसीलिए वो अपने फादर को वो चमकदार पत्थर देता है, लेकिन उसके फादर उस पत्थर को खुद लेने की बजाय कोशी को देते हुए उसे इवान के साथ बाहर भेज देते हैं। फिर बाहर आकर वो लोग कोशी के साथ अपने राज्य की ओर आने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। इसीलिए इवान जादुई फलियां खाकर विशालकाय पेड़ को गिरा देता है, जिससे नदी पार करने का ब्रिज तैयार हो जाता है। इसके बाद वो जादूगरनी कोशी को उस शैतान जादूगर को मारने का तरीका पूछती है, लेकिन कोशी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिस पर जादूगरनी गुस्से में उसके सर पर मारती है और ऐसा करने से उसे काफी सारी चीजें याद आ जाती है। इसीलिए कोशी उसे बताता है कि जिस पत्थर के नीचे मैंने जादूगर को मारा था, उस पत्थर के टुकड़े करने से वो हमेशा के लिए मर जाएगा, लेकिन उस पत्थर को सिर्फ इवान की जादुई तलवार से ही तोड़ा जा सकता था। तभी इवान बेलिजा को बताता है कि बार बार फ्यूचर का सफर करने की वजह से उस तलवार की शक्तियां खत्म हो गई है, जो सुनकर बेलिजा उससे नाराज होकर चली जाती है। फिर इवान उस तलवार से एक पेड़ को काटने की कोशिश करता है, जिसमें नाकाम होने की वजह से वो तलवार को जमीन में गाड़ देता है, लेकिन ऐसा करते ही उसकी तलवार अपने आप और ज्यादा अंदर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो तलवार जमीन के अंदर से शक्ति सोखकर वापस पहले जैसी हो जाती है, यानी कि उसका जादू वापस आ जाता है, जिस पर इवान वापस उस जादुई फलियां खाकर एक बड़े से पत्थर के नीचे उस तलवार को छुपा देता है। फिर आगे हम उन सभी को आराम करते हुए देखते हैं, जिस दौरान फेनिस पहरा दे रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सीने में एक तीर आकर लगता है, जिसे बारबरा ने चलाया होता है, क्योंकि उन्हें इन सब का पता चल चुका था। यहाँ पर बारबरा के सैनिक उन सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। फिर उन सबके बीच में जबरदस्त फाइट होती है। फिर इवान अपनी तलवार को निकालने के लिए उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई फलियों का असर खत्म हो जाने की वजह से वो फिर से उस पत्थर को नहीं उठा पाता है, जिस पर वो उस जादुई फलियां खाने के लिए उस जादूगरनी की थैली को निकालता है, लेकिन वो थैली पूरी तरह से खाली होती है। वहीं पर उसे ऐसा करते हुए वो जादूगरनी देख लेती है और बहुत ही गुस्सा हो जाती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि इवान के पास इतनी ताकत कहां से आ रही थी। इधर लड़ाई में वो सब सैनिक उस पर भारी पड़ रहे थे, इसीलिए उन सबको ये लड़ाई छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन तभी बारबरा उसे जाने देती है, क्योंकि उसे वो जादुई तलवार मिल चुकी थी, जिसे लेकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन उस तलवार को वो गेलिजा को नहीं देने वाली थी, क्योंकि वो खुद इस तलवार की हेल्प से अमर होना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब इवान और बाकी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तब काफी सारे पत्थर गिरने की वजह से इवान और वो मॉन्स्टर्स और बाकी सब लोगों से अलग हो जाते हैं। अब जबकि बाकी सब लोग इवान से नाराज थे, इसलिए वो उसे वहां छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए इवान वहां से वापस लौट कर आता है, जहां पर उसे अपनी जादुई तलवार की म्यान मिलती है। फिर अगले सीन में हम बारबरा को उल्लू के रूप में तलवार को लेकर जाता हुआ देखते हैं, और तभी गेलिना वहां पर आकर उस पर वार करके उस जादुई तलवार को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो नीचे जंगल में आती है, जहां पर गेलिना बारबरा से कहती है कि तुम्हें जादूगर को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन बारबरा उसकी कोई बात नहीं सुनती है। इसीलिए गेलिना उस पर अटैक करके उसे ऐसा ही बना देती है जैसा उसने राजा के सैनिकों को बना दिया था। इसका मतलब कि बारबरा भी अब उसकी गुलाम थी। फिर आगे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे फेनिस कंपटीशन वाले दिन पकड़ कर ले आया था। असल में वो मॉन्स्टर गेलिना और बारबरा के हमले से भागकर वहां से जंगल में आ गया था, और अब उस मॉन्स्टर को जंगल में वही तलवार मिलती है जिसे लेकर वो आगे जा रहा था। और तभी उसे रास्ते में इवान और मॉन्स्टर
सर दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पर इवान उस मॉन्स्टर से अपनी तलवार वापस लेकर अपने राज्य व्हाइट सिटी में पहुंचता है, जहाँ पर चारों ओर गेलिना के सैनिक फैले हुए थे, जिसको गेलिना ने अपने बस में कर लिया होता है। इसके बाद इवान उन सभी सैनिकों से लड़ने लगता है। दूसरी ओर बेलिजा जादूगरनी की दवा को फेनिस के घाव पर लगाती है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी इवान का साथ देते हुए गेलिना के सैनिक से लड़ने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर सिर एक पत्थर के ऊपर जाकर बताता है कि शायद ये वही पत्थर है जिसे काटने से जादूगर की मौत हो जाएगी। और ये सुनकर इवान उस पत्थर के टुकड़े कर देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो कोशी से उस पत्थर के बारे में पूछता है, लेकिन तभी एक सिपाही कोशी का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है, जो देखकर इवान कोशी के सर से उस पत्थर के बारे में पूछने लगता है। तभी कोशी की बॉडी एक तरफ इशारा करके उसे उस पत्थर का पता बताती है। फिर कोशी अपना सर उठाकर वापस से अपनी बॉडी के साथ जोड़ देता है, जिस दौरान गेलिना वहां पर आकर उन सभी पर अटैक करने लगती है। और उस हमले में कोशी का सर एक बार फिर से एक जगह पर टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी सारी यादें वापस आ जाती है। और तभी उसे याद आ जाता है कि अगर उस पत्थर को तोड़ा गया तो वो जादूगर मरेगा नहीं बल्कि आजाद हो जाएगा। इसीलिए वो इवान को ऐसा करने से तुरंत रोकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि तब तक इवान ने उस पत्थर पर वार कर दिया था। और इवान के वार करते ही एक तेज रोशनी के साथ वो जादूगर आजाद हो जाता है। और आजाद होते ही वो इवान को मारने की कोशिश करता है, जिस पर कोशी उसे कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसीलिए तुम मुझे मार दो। लेकिन वो जादूगर कोशी को मारने की बजाय उसे जमीन में गाड़ देता है, और फिर वो अपनी जादुई टहनी से सबको पकड़कर जमीन में गाड़ने लगता है। तभी इवान को अपने फादर का विजन दिखाई देता है, जो बताते हैं कि हमें जमीन से ही सारी शक्तियां मिलती है, इसीलिए तुम अपनी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करो। तभी हम देखते हैं कि उसे जमीन से कुछ शक्तियां मिल रही थी। इसके बाद वो जादूगर की टहनी को तोड़कर जमीन से उखाड़ देता है और दूर फेंक देता है। असल में इवान ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि जिस तरह से उसे और तलवार को शक्तियां जमीन से मिल रही थी, उसी तरह से उस जादूगर की शक्तियां भी जमीन से ही आ रही है। इसीलिए उसने जादूगर की जड़ों को उखाड़कर जमीन से दूर कर दिया। फिर इवान अपने जादुई तलवार की मदद से उस जादूगर को भविष्य की दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर हर तरफ कंक्रीट और सड़क बनी हुई थी। तभी इवान उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें मिट्टी नहीं मिलेगी, इसीलिए इस दुनिया में तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। तभी वो जादूगर रोड तोड़कर नीचे की मिट्टी से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस रोड के नीचे कंक्रीट से बना हुआ बेसमेंट था, और ज्यादा देर तक जमीन से ना जुड़ पाने की वजह से उस जादूगर का शरीर नष्ट होकर राख हो जाता है, जिस वजह से पास्ट के टाइम में जो लोग उसकी टहनी से बंधे हुए थे वो आजाद हो जाते हैं। और अब इवान भी वापस पास्ट वाले टाइम में आ जाता है। और उसके बाद व्हाइट सिटी का एक दूसरा जादूगर अपने जादू से सभी सैनिकों को पहले जैसा कर देता है, जबकि गेलिना वहां से भाग निकली थी। फिर हम देखते हैं कि इवान बेलिजा को प्रपोज करता है। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हम इवान को फेनिस और दूसरे सैनिकों के साथ जंगल में देखते हैं, जहां पर उन्हें कुछ अंडों में से चलती हुई झोपड़ियां निकलती दिखाई देती है, जो उस जादूगरनी की बड़ी झोपड़ियों के साथ वहां से भाग जाती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।